नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल को इससे सबक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेपाल में भी आज से 5 साल के बाद ऐसा होना चालू हो जाएगा। 100% कन्फर्म, और मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होगी। आप लिखकर ले लीजिए, कागज में लिखकर रख लीजिए कि हमने, विनोद पोखरियाल ने कहा था कि नेपाल में भी ऐसे ही एक बार मारकाट फिर मचने वाली है, जैसे म्यांमार या बांग्लादेश में हुआ। नेपाल को इससे सबक लेने होंगे अभी, नहीं तो तब तक देर हो जाएगी, तब नेपाल अपने को नहीं संभाल पाएगा। देखिए, भारत पे भी एक खतरा है क्या, हिंदू मुस्लिम लड़ाई का, जिसमें लाखों लोग मारे जा सकते हैं। यानी गृह युद्ध का खतरा, दंगों का खतरा भारत को भी है। लगभग 5 साल बाद, 7 साल बाद, जब भारत में हिंदू लोग अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, तब भारत में भी बड़े व्यापक स्तर पे दंगे होंगे। चलिए, भारत की बात छोड़ देते हैं, हम नेपाल की बात कर रहे हैं। नेपाल में भी यही होगा, बिल्कुल होगा। जानिए कैसे। देखिए, शेख हसीना को क्यों हटाया गया। शेख हसीना को केवल पर्दे के पीछे कि राजनीति को आप समझेंगे तो शेख हसीना को इसलिए हटाया गया क्योंकि उसने भारत के साथ में ज्यादा मित्रता गहरी कर ली। चीन और अमेरिका की राजनीति की शिकार बनी शेख हसीना। अभी वो चाइना गई थी माहौल को शांत करने के लिए, लेकिन चाइना नहीं माना। जो प्रदर्शनकारी हैं वहां पे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते फिर रहे। यानी इसमें 100% चीन का ही हाथ है। अब नेपाली लोग कहेंगे नहीं भाई, इसमें चीन का हाथ नहीं। देखिए, दुनिया में शक्ति संतुलन बदलने की बात हो रही है, यानी 2 पावर बराबर होने की बात हो रही। अभी तक दुनिया एक ध्रुवीय है, केवल अमेरिका के कहने पर चलता है। अब चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है, इसलिए अमेरिका के बराबर चाइना खड़ा हो रहा है, इसलिए दुनिया में उथल पुथल होगी ही होगी। छोटे देशों में मारकाट मचेगी ही मचेगी, अपना प्रभाव जमाने के लिए। और नेपाल तो ऐसी जगह पर बैठा हुआ है, एक तरफ भारत, एक तरफ चाइना, और अमेरिका भी अपना प्रभाव जमाना चाहता है, तो नेपाल में ये होगा ही होगा। एक बार जनयुद्ध हो चुका है नेपाल में, यानी मारकाट मच चुकी है, 17-18 हजार आदमी मारे जा चुके हैं, पूरा मोनार्की को हटा दिया गया है। तो फिर नेपाल में ऐसा होगा। समझिए क्यों। हमने पहले आपको बता दिया कि शेख हसीना, जो वहां पे बात ये थी कि जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया, उनको आरक्षण ना मिले, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे थे। इसमें शेख हसीना को हटाने की कहीं कोई बात नहीं थी, लेकिन अचानक शेख हसीना के इस्तीफे की मांग हुई। 300 से ज्यादा किलिंग हो गई। तो शेख हसीना को कौन हटाना चाहता है? शेख हसीना को चाइना भी हटाना चाहता है और अमेरिका भी हटाना चाहता है। दोनों शेख हसीना को हटाना चाहते हैं, क्योंकि शेख हसीना के संबंध भारत से बहुत ही अच्छे हैं। दूसरा, चाइना ने 2-3 जगह अपने पोर्ट ले लिए बांग्लादेश में पहले ही, ठीक। अमेरिका भी इससे काफी नाराज है। अमेरिका भी मांग रहा है कि बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश के पास में एक नेवी बेस हमें भी दो। तो शेख हसीना ने मना कर दिया, क्योंकि भारत भी नहीं चाहता कि अमेरिका बिल्कुल भारत के पास आके बैठ जाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय दबाव शेख हसीना के ऊपर जरूर था। देखिए, बात हम नेपाल की बताएंगे तो थोड़ा सा इसके बांग्लादेश के बारे में भी आपको बता रहे हैं, बहुत शॉर्टकट में। कुल मिला के ये समझिए आप कि चीन और अमेरिका की प्रभाव जमाने की लड़ाई का जो निष्कर्ष निकला, बांग्लादेश में रिजल्ट निकला, वो निकला शेख हसीना को इस्तीफा देके भागना पड़ा, और बताया जा रहा है कि वो भारत की तरफ चली गई है। तो अब सेना वहां पे शासन संभाल सकती है। म्यांमार में चीन अमेरिका भारत के टकराव के कारण सैनिक शासन लगा, म्यांमार की अवस्था पूरी तरीके से बिगड़ गई। अगर शेख हसीना इस्तीफा नहीं देती तो बहुत बड़ी मारकाट मच सकती थी बांग्लादेश में। अब सेना यदि कमान संभालती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाली नहीं हो पाती है, तो फिर मारकाट वहां भी मचेगी। यही नेपाल में हो रहा है। आपने देखा होगा, भरत दहाल जैसे 100-200 विश्लेषक नेपाली मीडिया पे बैठे हैं, जो लोकतंत्र का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। ये लोग लोकतंत्र का विरोध नहीं कर रहे हैं। दिमाग में रख लीजिए, कम्युनिस्ट वर्सेस लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये लड़ाई बहुत पुरानी है। चीन प्रभावशाली होगा तो अपने अगल बगल के देशों को कम्युनिस्ट एक दलीय शासन प्रणाली में
ले जाएगा। अमेरिका पावरफुल होगा तो अपने अगल बगल के देशों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ले जाएगा। अब नेपाल तो चीन का मित्र देश है और नजदीक है, सीमा जुड़ा हुआ देश है, तो चीन को हर हाल में नेपाल से लोकतंत्र को उखाड़ के फेंकना है। वो अमेरिका और भारत ने नेपाल में लोकतंत्र बचा के रखा है। तो नेपाल में भरत दाहाल जैसे 100-200 विश्लेषक बैठे हैं मीडिया पे, उनका काम है नेपाली जनता को ये बताना कि लोकतंत्र ने नेपाल को बर्बाद कर दिया, और जब यहाँ पे मोनार्की यानी एक दलीय शासन प्रणाली आएगी, चाहे वो मोनार्की हो चाहे वो कम्युनिस्ट हो, जब एक दलीय शासन प्रणाली आएगी तो नेपाल तरक्की करेगा, ऐसा ये विश्लेषक कहते हैं। ये ऐसा नहीं कहते, इनसे बुलवाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 100-150 विश्लेषक चाइनीज दूतावास से मिले हुए हैं जो कि नेपाली मीडिया पे बोलते हैं, वो जाते रहते हैं। और ऐसा नेपाली न्यूज में भी आता है कि नेपाल के बहुत सारे विश्लेषक चाइनीज एम्बेसी में जाते रहते हैं। यानी नेपालियों के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि लोकतंत्र नेपाल के लिए खराब है। आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र का कहीं कहीं मैं भी विरोधी हूं और राजा का समर्थक हूं। तो मैं राजा का समर्थक इसलिए हूं क्योंकि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और हम हर हाल में राजा को समर्थन करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। उसका कारण क्या है? उसमें अत्याचार नहीं होता जनता के ऊपर। जब कोई नेता भ्रष्ट काम करता है तो उसके खिलाफ बोलने का अधिकार मिल जाता है। जब एक दलीय शासन प्रणाली आएगी तो कोई भी नेता कितना भी भ्रष्टाचार करे तब बोलने वाला कोई नहीं होता। देखिए, लोकतंत्र शासन प्रणाली अच्छी है अगर नेता लोग ईमानदार हैं तो। अगर नेता लोग बेईमान हैं तो लोकतंत्र शासन प्रणाली हो चाहे एक दलीय शासन प्रणाली हो, दोनों बेकार है। तो नेपाली जनता को ये बताया जा रहा है, भरमाया जा रहा है कि लोकतंत्र नेपाल के लिए खराब है। और आप भी जानते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि लोकतंत्र बेकार है। धीरे धीरे ये भावनाएं आपके दिमाग में घर बना रही और 5 साल में पूरी तरीके से आपका दिमाग ऐसा ब्रेन वॉश हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अब लोकतंत्र के खिलाफ लड़ना ही होगा। अब या तो मोनार्की लानी होगी या एक दलीय शासन प्रणाली लानी होगी। 5 साल बाद, 6 साल, 10 साल में आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा। चाइना के जो विश्लेषक बैठे हैं नेपाल में, वो आपका ऐसा ब्रेन वॉश करेंगे और 100% करेंगे। करना चालू कर दिया, हो चुका है आपका ब्रेन वॉश, मैं देखता हूं। आपको पता है, हेमंत सेदाई कहते हैं कि चाइना अगर लैट्रिन भी करेगा तो नेपाली लोग कहेंगे कि बहुत एकदम रामरो वासना आ रही है। और भारत अमेरिका नेपाल को अच्छा सेंट भी देंगे तो नेपाली लोग कहेंगे नराम्रो वासना छा, एकदम नराम्रो छा। कि ऐसा हो गया नेपालियों के दिमाग। ये हेमंत सेदाई, ये गौतम है, ये लोग कहते हैं तो वो गलत नहीं कहते, वो सही कहते हैं। हम भी पिछले 5-6 साल से यही देख रहे हैं। तो धीरे धीरे करके 5 साल 7 साल में क्या होगा कि नेपालियों का ब्रेन वॉश पूरी तरीके से हो जाएगा और सारे नेपाली लोग लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? कुछ विदेशी शक्तियां, अमेरिका, भारत जैसे जो देश हैं, वो नेपाल में फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करवाने की कोशिश करेंगे और फिर गृह युद्ध होगा। नेपाल छोटा देश है, दिमाग में रख लीजिए। यहां पे बहुत कम पैसे में विदेशी शक्तियां गृह युद्ध शुरू करवा सकती हैं। भारत में गृह युद्ध शुरू करवाने के लिए इतना पैसा न चाइना के पास है न अमेरिका के पास है कि भारत में गृह युद्ध शुरू करवा दे। हाँ, भारत में दंगे जरूर करवा सकती है, पर ध्यान में रखिए, नेपाल में गृह युद्ध भी हो जाएगा तो उतने आदमी नहीं मरेंगे जितने कि भारत में एक छोटे से दंगे में मर जाएंगे। फ्यूचर में भारत में भी दंगे होंगे बड़े बड़े स्तर के, जिसमें से लगता है कि लाखों लोग मारे जाएंगे। तो बांग्लादेश जैसी स्थिति नेपाल में बनेगी अगर नेपाली लोगों का ब्रेन वॉश जिस तरीके से इस समय हो रहा है उस तरीके से यदि पूरा हो गया तो फाइनल है, नेपाल में गृह युद्ध होगा। और अब की बार गृह युद्ध बहुत नुकसानदायक हो सकता है नेपाल के लिए, जो कि कई सालों तक फिर चलता रहेगा। इसलिए प्रत्येक नेपाली को समझना होगा कि जो संविधान बना हुआ है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है, उसमें छेड़खानी ना की जाए। ओली को सुन ही लिया होगा आपने कि हम संविधान चेंज करेंगे। संविधान में छेड़खानी ही देश को अस्थिर बनाती है और देश में गृह युद्ध की सृजना करती है। इस चीज को अपने दिमाग में घुसा के अच्छे से रख लीजिए। धन्यवाद।